हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो अक्सर लॉ के स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं या इवन आम लोगों के माइंड में भी रहते होंगे। तो आज वो काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया का जो संविधान है वो फेडरल है या यूनिटरी है, यानी कि संघात्मक है या एकात्मक है। ये दोनों क्या चीज़ होती है इसके बारे में जानेंगे। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर हम फेडरल या यूनिटरी की बात करें तो अल्टीमेटली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसकी क्या फीचर्स क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसे यूनिटरी फीचर्स क्या है। और सबसे खास बात, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज क्वासी फेडरल। ये अगर मैं कहूँ क्वासी फेडरल एज सच कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये क्वासी फेडरल होता क्या है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो ये सारी टर्म्स आज आपकी बड़ी क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसके जो चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनकी एक स्टेटमेंट से। तो उनकी एक स्टेटमेंट है कि और कॉन्स्टिट्यूशन नॉट विथ स्टैंडिंग द मैनी प्रोविजंस which are contained in it, whereby the center has been given powers to override the provinces or states, nonetheless is a federal constitution। तो उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट से बड़ी क्लियर टर्म कह दिया उन्होंने कि भले ही इंडिया के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजन रखे गए हैं जिससे कहीं ना कहीं सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है कि वो स्टेट के ऊपर ओवरराइड कर सके, उनके ऊपर भारी पड़ सके। बट उसके बावजूद भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, यानी कि संघात्मक है। अब इस स्टेटमेंट में आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको डिटेल में जब आप पूरा समझेंगे तो इस स्टेटमेंट का बिल्कुल आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है। थोड़ा एक दो और स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम हर एक पार्ट पे इंडिविजुअली जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। इसके बाद एक सर केनेथ क्लिंटन वेरे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, अगेन उन्होंने वही बात करी, क्वासी फेडरल। क्वासी का मतलब होता है जस्ट लाइक, उसके जैसा, सिमिलर टू। तो जब हम किसी को ये कहते हैं कि तुम उसके जैसे हो, तो इसमें एक बात और छुपी होती है, और वो क्या होती है कि तुम वो नहीं हो। जब कोई हम किसी को कहते हैं कि तुम उसके जैसे हो, तो हम ये कह रहे होते हैं तुम उसके जैसे तो हो लेकिन तुम वो नहीं हो। तो जब उन्होंने ये कहा कि क्वासी फेडरल, तो इसका मतलब भारत का संविधान जो है एक ऐसी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है जो क्वासी फेडरल है, यानी कि फेडरल के जैसी तो हो सकती है पर फेडरल नहीं है, पूरी एग्जैक्टली फेडरल नहीं है। तो इनकी स्टेटमेंट ये कहती है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा वो भी हम समझ जाएंगे। तो इन्होंने कहा इट इज अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स rather than a federal state with subsidiary unitary features। तो उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी कि जो इंडिया का संविधान है वो कहीं ना कहीं यूनिटरी है, लेकिन कुछ उसमें फेडरल फीचर्स जुड़े हुए हैं। इसकी बजाय इसको ये कहा जाए कि वो फेडरल है और उसमें कुछ फीचर्स यूनिटरी के जुड़े हुए हैं। और ये यूनिटरी फेडरल बार बार आ रहा है, प्लीज परेशान मत होना, मैं इसको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं, बस अभी समझ लीजिए कि क्या कहा गया। इसके बाद एक सर विलियम आवर जेनिंग्स, जो कि एक एकेडमिशियन और लॉयर और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेफिनेटली फेडरल है वो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज डाली गई हैं कि वो सेंटर की तरफ झुकाव ज़्यादा है उसका। अब हम ये सेंटर की तरफ झुकाव क्या है या क्या एग्जैक्टली फेडरल होता है, क्या यूनिटरी होता है, जब गहराई समझेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर होने वाली है आपकी। तो अब हम चलते हैं कि अगर ये इतना कुछ कहा गया अलग अलग फेडरल, यूनिटरी, क्वासी फेडरल, तो हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली कितने तरह का हो सकता है। तो मेनली इनको दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं, फेडरल और यूनिटरी। यानी कि फेडरल मीन संघात्मक और यूनिटरी का मतलब एकात्मक। अब ये संघात्मक और एकात्मक ये दोनों क्या हैं, इनके फीचर्स, इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरल फीचर्स, संघात्मक विशेषताएं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाती हैं। तो उसमें सबसे पहली बात कही जाती है डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि पावर जो शक्तियां हैं उसका प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, बटी होनी चाहिए, ड्यूअल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब दो तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे इंडिया में आप सब जानते हैं
एक केंद्र की सरकार, एक राज्यों की सरकार। तो ये दो सरकारें अलग अलग होनी चाहिए। सारी पावर एक जगह वेस्टेड, एक जगह निहित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान है उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाए, यानी कि सब कुछ संविधान द्वारा ही तय होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में सारी पावर्स होनी चाहिए कि वो किस को क्या पावर्स देनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिलनी चाहिए। जितने रूल रेगुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकलने चाहिए। जितने और एक्ट निकलेंगे रूल्स रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव के लिए, वो भी कहीं ना कहीं संविधान के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करते हो। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर डिवीजन प्रॉपर हो रही है पावर्स की सेंटर के पास, स्टेट्स के पास, तो एक प्रॉपर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि क्लियरली डिफाइंड हो कि किसकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और किसके पास क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और इसके अलावा रिजिडिटी मीन्स थोड़ा सा कठोर होना चाहिए। कठोर का मतलब क्या है, अगर मान लो हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर, सब कुछ वो गवर्न करेगा, लेकिन अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही बार बार बदलते रहें, वो रिजिड ना हो, कठोर ना हो, तो फिर उसका मायना क्या रह जाता है। तो वो रिजिड होना चाहिए, उसको बदलना इतना आसान नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और वहाँ की जो न्यायपालिका हो, जुडिशरी हो, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उस पर किसी स्टेट का या सेंटर का प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके। तो ये कुछ फेडरल फीचर्स हैं। ये फीचर्स, ये विशेषताएं किसी संविधान में हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बात करते हैं कि यूनिटरी फीचर्स क्या हैं। तो इनको हम दोनों को समझ लेंगे तो हम दोनों को अलग अलग कर पाएंगे। यूनिटरी फीचर्स क्या है कि ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन ए सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सारी शक्तियां एक सिंगल सेंट्रल केंद्रीय सरकार के पास निहित होती हैं। रीजनल गवर्नमेंट्स इफ एनी, यानी कि अगर पहली बात तो रीजनल गवर्नमेंट्स यानी कि एक एरिया के हिसाब से, एक स्टेट के अकॉर्डिंग वहां कोई गवर्नमेंट पहली बात है या नहीं है ये भी नहीं मालूम, और है भी सही तो इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको भी जो पावर मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है। और अगर जुडिशरी के बारे में कहा जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभाव हो बहुत ज़्यादा। और लगभग कहा जाए तो यूनिफॉर्म लॉज रूल्स होंगे, क्योंकि जैसे इंडिया में कहा जाए तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानमंडल हर एक राज्य की हैं, इसी तरह पार्लियामेंट है जो अलग अलग लॉज बनाते हैं। तो यहाँ पे लॉज अलग अलग स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब सारी पावर एक ही जगह होगी केंद्रित तो लॉज जो भी बनेंगे लगभग यूनिफॉर्म, लगभग सभी के लिए एक जैसे होंगे। तो ये यूनिटरी फीचर्स हैं। तो अब बात करते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी है, यानी कि संघात्मक है या एकात्मक है। तो सबसे पहली बात, हमने जैसे अभी फेडरल फीचर की बात की थी, तो सबसे पहली बात क्या निकल कर आई थी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि दो सरकारें होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर पावर अलग अलग बटी हो। और इंडिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं इंडिया में डेफिनेटली ये फीचर है कि नहीं है। एक तरफ पार्लियामेंट है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लॉज बनाती है। दूसरी तरफ हर एक स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। जैसे आप देखेंगे राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कर्नाटका की, ऐसे एंड सोन जितने भी स्टेट्स हैं सभी की अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये पहला जो फीचर फेडरल का है बिल्कुल फिट बैठता है। हम इंडिया उसको अवॉइड बाय करते हैं कि एक तरफ हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो कि उसके जो लॉज बनते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट के लिए लॉज बनाती हैं। इसके बाद दूसरी बात करें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर ये भी था सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इंडिया में है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल उसको ये पावर दी गई है कि वो जितने भी इंडिया में स्टेट लेवल पे या पार्लियामेंट में जो भी लॉज पास होंगे, जो भी एक्ट पास होंगे, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। इट क्लियरली मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
दूसरी बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल क्लियरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरी दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित रूप में है। सारे प्रोविजन बड़े क्लियरली डिफाइंड है कि किसका क्या रोल रहेगा, किसके पास क्या पावर्स रहेंगी, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर का रखा है उसमें। उसके अलावा रिजिडिटी, डेफिनेटली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भी रिजिड है। आप जानते होंगे आर्टिकल 368 भले ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की पावर देता है, बट बहुत सारे ऐसे प्रोविजन भी हैं कि जिसमें जैसे सेंटर और स्टेट की रिलेशंस की बात जहां पर आएगी तो वहां पे मोर देन 50% स्टेट्स की सहमति भी जरूर चाहिए, तब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रिजिड भी है। इसके अलावा एक पावर और की गई थी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये अपने आप में सबसे सुप्रीम हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेट और सेंटर। ये सेंटर यानी कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो यही रिजॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट हो वो भी यही रिजॉल्व करता है, यानी कि किसी का डायरेक्ट इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एक अपने आप में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो इसका मतलब क्या है, फेडरल के जो फीचर्स हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल लागू होते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि इंडिया क्वासी फेडरल है या पूरी तरह फेडरल नहीं है? तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसको यूनिटरी बनाते हैं या कुछ हद तक यूनिटरी बनाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है? तो सबसे पहली चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जो कि उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 155 और आर्टिकल 156 की वो प्रेसिडेंट की मर्जी के अकॉर्डिंग ही वहां बने रह सकते हैं। तो एक तरह से जो राज्य का, स्टेट का हेड होगा, वो किसके रहमो करम पे चल रहा है? प्रेसिडेंट के। उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो एक तरह से हम कहीं ना कहीं कहें तो स्टेट का जो हेड है वो भी यूनियन के पास पावर है, और वो आंसरेबल किसको होगा? जवाबदेही किसके प्रति होगी? प्रेसिडेंट के प्रति। और इवन यहां तक कि जो स्टेट के लिए, राज्य के लिए कोई लॉज बनते हैं, जो वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो किसी लॉ को रिजर्व कर सकता है। किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के विचार के लिए। और यहां तक कि जैसे आर्टिकल 200, 201 या 288 में कुछ लॉज जो स्टेट द्वारा बनाए जाते हैं, तो अगर वहां का गवर्नर चाहे तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनको रोक सकता है। और यहां तक कि जो प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहे तो उनको वीटो भी कर सकता है, मना भी कर सकता है सहमति देने से। यानी कि जो राज्य के लिए कानून बनेंगे उस पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो प्रेसिडेंट का कंट्रोल रखा है। यानी कि राज्य में इंटरफेरेंस किसका है? प्रेसिडेंट कौन है? हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड। इसके बाद पार्लियामेंट की कुछ अथॉरिटी थोड़ी स्टेट के लेजिस्लेचर से ऊपर रखी गई है। स्टेट का लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट के लिए, राज्यों के लिए कानून बनाती है, तो उसके ऊपर भी पार्लियामेंट की अथॉरिटी ज्यादा मानी गई है। जैसे कि आर्टिकल 248 आप जानते होंगे, 248, रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? आप जानते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7th शेड्यूल है, 7वीं सूची, उसमें अलग अलग बांटा गया है कि कौन से सब्जेक्ट किसके अंडर रहेंगे। उसमें एक यूनियन लिस्ट है, उसमें वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दूसरी एक स्टेट लिस्ट है, उसमें वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें राज्य अपने राज्य के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग कानून बना सकते हैं। तीसरी सूची दी गई है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं या समवर्ती सूची, उसमें वो सब्जेक्ट दिए गए हैं, कॉमन सब्जेक्ट, जिसमें पार्लियामेंट भी बना सकती है और इवन स्टेट भी बना सकता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो तीनों लिस्ट में कहीं डिफाइन नहीं किए गए, और हो सकता है बाद में कुछ ऐसे सब्जेक्ट निकले हो, तो वो जो उसको बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स जो होंगे, शेष सब्जेक्ट्स जो उन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं आते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी लॉ बनाना हो तो वो पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हमने क्लियर पावर का डिवीजन किया 3 लिस्ट में, तो उसके बाद जो भी पावर आए तो उस पर भी सोचा जाना चाहिए कि किसको दी जाना चाहिए, लेकिन वो पार्लियामेंट के पास पावर है, आर्टिकल 248। इसी तरह से पार्लियामेंट को अगर राज्यसभा
2/3 मेजोरिटी से, आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से, भले ही कोई ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में लिखा गया हो जिसके ऊपर लॉ केवल स्टेट बना सकता है, लेकिन राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से अगर चाहे कि ये जो सब्जेक्ट है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी जा सकती है। यानी कि यहां पर भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कहीं ना कहीं घुसपैठ कर सकती है। ऐसी आर्टिकल 250 से लेकर 250 तक और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तय करती हैं। आर्टिकल 254 ये क्या कहता है कि अगर कोई, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने आपको बताया, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। और मान लो स्टेट ने कोई लॉ बना दिया और उसके बाद पार्लियामेंट ने भी कोई लॉ बना दिया उसी सब्जेक्ट पे, और पार्लियामेंट और स्टेट की जो लॉ है उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि असंगत है एक दूसरे के प्रति, तो जो पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया जाएगा वो ओवरराइड करेगा, वो प्रिवेल करेगा। स्टेट का जो बनाया हुआ लॉ होगा वो उस हद तक वॉइड हो जाएगा जिस हद तक वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ से असंगत है। यानी कि यहां पे भी पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो ये भी यूनिटरी का मतलब क्या है कि शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा होती हैं। तो यहां कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ शक्तियां केंद्र को ज्यादा दी गई। इसके अलावा आर्टिकल 3 हमारा संविधान का क्या कहता है कि जो भी स्टेट्स हैं उसको बनाने का, उसकी बाउंड्रीज को चेंज करने का, उसका नाम बदलने का, ये सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। इसके बारे में कहा जाता है कि इंडियन फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि भारत संघ जो है वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यानी कि केंद्र जो है वो तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, खत्म कभी नहीं किया जाता, बट इट हैज डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स हैं इस यूनियन में जिनको खत्म किया जा सकता है। यानी कि स्टेट्स का नाम चेंज किया जा सकता है, एक स्टेट से 2 स्टेट बनाए जा सकते हैं। ये सब तय कौन करता है? पार्लियामेंट। सिंगल सिटीजनशिप, आप सभी जानते हैं कि हम इंडिया के लोगों को एक गहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का राइट है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं एक स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा, कि मैं हरियाणा का भी नागरिक हूं और इंडिया का भी नागरिक हूं। मुझे केवल एक ही सिटीजनशिप मिलती है कि मैं इंडिया का नागरिक हूं, भारत का सिटीजन हूं। लेकिन जितने बाकी फेडरल कंट्रीज हैं, जैसे यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पे लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है। एक तो नेशनल लेवल की कि उस देश के नेशनल सिटीजन है, दूसरा जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस स्टेट के भी नागरिक कहलाते हैं। तो यहाँ भी एक तरह से पता चलता है कि हम केंद्र के, यानी कि नेशनल लेवल के ही सिटीजन हैं। अपने स्टेट का एग्जिस्टेंस यहाँ भी कहीं दिखता नहीं है। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस में अगेन ये जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल बदल जाता है। और आप जानते होंगे आपातकालीन प्रावधान जो है, हमारे इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसीज की बात की गई है, आपातकालीन स्थितियों की। पहली है आर्टिकल 352 में बात की गई है आपातकालीन स्थिति की। वो किस वजह से होती है? किसी वॉर की वजह से, यानी कि किसी दूसरे देश ने हमारे देश के साथ युद्ध छेड़ दिया, या एक्सटर्नल एग्रेशन, या किसी दूसरे देश ने हमारे देश में घुसपैठ कर दी, या इंटरनल लेवल पे जिसको बोलते हैं आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के साथ इंडिया के लोग ही कुछ विद्रोह कर देते हैं। तो इन 3 कारणों से हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 352 में डिफाइन की गई है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स, जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं उसके ऊपर भी पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है लॉ बनाने की। इसके अलावा सेंटर empowered to give directions to state regarding exercise of executive power, यानी कि जो राज्य के पास अपनी कार्यपालिका की शक्तियां अपने स्टेट को चलाने के लिए, उस केस में भी सेंटर उनको डायरेक्शन दे सकता है कि आपको एग्जीक्यूटिव पावर कैसे यूज करनी है। यहां तक कि प्रेसिडेंट ये भी तय कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 279 तक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज की बात करता है कि हमारे जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी वो कैसे सेंटर और स्टेट्स में बांटा जाएगा। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट
उन चीज़ों को भी नई डायरेक्शन दे सकता है कि अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो उसमें 268 से 279 तक दिया गया था, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो भी डायरेक्शन वो ठीक समझे वैसा दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है, वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर इमरजेंसी केस में स्टेट की बजाय सेंटर के पास चली जाती है। दूसरी जो इमरजेंसी की बात करें तो ये है आर्टिकल 356, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। यानी कि जब किसी राज्य में वहां की सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल पाती, तो इस केस में इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, पहली बात प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, और उनको ऐसा लगे दैट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही कैन, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हो, उनको लगे ऐसा कि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? पहली बात, डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वहां की राज्य सरकार को डिसमिस कर सकते हैं। ही कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, वहां के विधान मंडल को भंग भी कर सकते हैं, और जो स्टेट के फंक्शंस होंगे उनको अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी इमरजेंसी जिसको बोलते हैं आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आपातकालीन स्थिति। इस केस में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू द स्टेट्स टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी एज मे बी डायरेक्टेड। यानी कि जो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव, यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसको ये पावर मिल जाएगी कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को गाइडेंस दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं कि वहां के फाइनेंशियल मामलों को कैसे हैंडल करना है। मे भी वो हो सकता है कि वहां स्टेट के लिए कोई अगर बिल पास हुआ है, कोई कानून बनने जा रहा है, तो कह सकते हैं कि उसको प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, सहमति के लिए पहले भेजा जाए, या वहां के स्टेट के जो स्टाफ है उनकी सैलरीज कट की जाए। यानी कि ये सेंटर के पास पावर है कि वो स्टेट को भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो एक तरह देखा जाए तो क्लियरली यूनियन के पास पावर ज्यादा है कि वो स्टेट को भी ओवररूल कर सकते हैं। और इन सब चीजों को देखें तो आप साफ साफ समझ जाएंगे। जो अभी तक हम बात कर रहे थे फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो अब कंक्लूजन क्या आता है दोस्तों? कंक्लूजन की जब मैं बात करूं, निष्कर्ष की बात करूं, तो डेफिनेटली आज तक बहुत सारे मतभेद इतने जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट बैठे हैं उनके बीच भी रहे हैं। तो आप और मैं तो कौन होते हैं तय करने वाले कि भारत का संविधान कैसा है। लेकिन डेफिनेटली मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा तो एक माइंड में क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से होगी कि यस, यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है, और हम किस हद तक फेडरल है और किस हद तक यूनिटरी है। तो इस को अगर मैं कहूं तो मैं अपना कंक्लूजन देने के बजाय मैं आपको जो हमारे विद्वान स्कॉलर्स रहे हैं उनकी बात कहूंगा कि उन्होंने इसको किस बारे में देखा। तो डॉक्टर वीएन शुक्ला जो कि एक ऑथर हैं, लेखक हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं, तो उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बाय अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू चेंज सर्कमस्टांसेस, यानी कि हमारे संविधान ने कुछ बदलते हुए हालातों के अकॉर्डिंग अपने आप को जो बदला है, इट स्ट्रेंथन्स द गवर्नमेंट इन इट्स एंडेवर टू ओवरकम द क्राइसिस। यानी कि इसने हमारी सरकार को और भी ज्यादा सशक्त कर दिया है किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है? भले ही हम कहें कि हम फेडरल पूरी तरह नहीं है, लेकिन जो फीचर्स फेडरल होने के बावजूद हमने अपने संविधान में जोड़े हैं कि कोई इमरजेंसी की स्थिति आए, कोई आपातकालीन स्थिति आए, तो उस अवस्था में केवल ऐसा ना हो कि हम देखते रह जाए कि स्टेट क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा। उस टाइम एक ही चीज, एक ही सेंटर को सशक्त कर दिया गया कि उस टाइम जो भी डिसीजन लेने हैं फास्ट लिए जा सके। तो उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस मैं मानता हूं शायद बहुत अच्छे के लिए की गई हैं। यानी हम फेडरल होते हुए भी यूनिटरी के कुछ फीचर्स डाल दिए हमने। इसी तरह से सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, जो कि एकेडमिशियन लॉयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फेडरल विद यूनिक सेफगार्ड्स फॉर एनफोर्सिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। यानी कि इंडिया का जो संविधान है मेनली संघात्मक है, फेडरल है वो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सेफगार्ड रखे गए हैं जो कि देश की यूनिटी और ग्रोथ, एकता और विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये भी अगेन बहुत अच्छी बात है कि फेडरल होने के बावजूद भी हमने कुछ ऐसे प्रोविजन रखे कि जिससे देश का विकास ना रुके, देश की एकता अखंडता को कोई डर ना हो। और एक केस हुआ था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 9 जज बेंच ने मिलकर एक डिसीजन दिया था।
तो उसका डिसीजन में भी एक बात की गई थी कि फेडरलिज्म इज लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानते होंगे 1973 का केस, केशवानंद भारती केस बहुत पॉपुलर है, अगर आप ला के स्टूडेंट हो तो सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो प्लीज उसको पहले पढ़िए। उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, और वो क्या कहता था कि हम भले ही संविधान को बदल दें लेकिन कभी भी उसका जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में ये कहा गया कि जो फेडरलिज्म है, संघात्मक जो भारतीय संविधान को बनाया गया है, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको हम कभी बदल नहीं सकते, और बदल नहीं सकते तो इसका मतलब फेडरल तो हमें है, तो सुप्रीम कोर्ट भी मानती है ये। तो दोस्तों, आप आज इस पूरी डिस्कशन को समझकर बड़ी क्लियरिटी से आप समझ गए होंगे कि यस हम हैं क्या, और इन निष्कर्षों के आधार पे मैं भी अगर कहूँ तो मुझे खुशी है कि हम एक फेडरल भी हैं, लेकिन खाली फेडरल होने के साथ साथ हमने कुछ ऐसे प्रोविजन भी रखे कि इमरजेंसी की स्थिति में हम उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर सकें। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपने ये वीडियो देखी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं, और भी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। थैंक यू वंस अगेन, माय बेस्ट विशेस। अभी कुछ दिनों में यूपी PCSJ का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उन सभी कैंडिडेट्स जो उसके लिए अपेयर होने जा रहे हैं, मेरी अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, शायद कल CCH यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी है, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।